हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी का फॉर्म आ चुका है और आप सभी लोगों के द्वारा इस फॉर्म को फिल भी किया जा चुका होगा। साथियों इसी को हम देखते हुए इसी के प्रीवियस ईयर पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं और आज उसी का जो फर्स्ट पेपर था मीन्स की जो 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर था उसको मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं 2014 का पेपर लेकर के आया हूँ और इसी 2014 के पेपर को मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रखने का प्रयास किया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। तो साथियों बिना देर किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि 2014 का होगा और ये 2014 का कहाँ का पेपर है साथियों, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी का 2014 का पेपर है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सा से ब की मृत्यु आंशिक रूप से उसे पीट कर तथा आंशिक रूप से उसे गैर कानूनी रूप से भोजन देने से विरत रहकर कारित करता है। ने अपराध कारित किया है। साथियों जब आप देखेंगे कुछ एक्ट ओमिशन के द्वारा हो रहा है और कुछ ओमिशन के द्वारा हो रहा है, तो ये ओमिशन से रिलेटेड है। अगर इस प्रकार से रह करके किया जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दे रहा है, आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है मीन्स की कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन बी में हत्या की बात कर रहा है, ऑप्शन सी में घोर उपहति और ऑप्शन डी में उपहति की बात करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो बी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और यहाँ पे कौन सा चार्ज लगेगा, यहाँ पे जो चार्ज लगेगा आंशिक रूप से उसने क्या किया, आंशिक रूप से उसको खाना नहीं दिया है और आंशिक रूप से उसने क्या किया है, उसको भोजन नहीं दिया है और आंशिक रूप से उसे गैर कानूनी रूप से भोजन देने से विरत रहा है और अपराध कारित किया। ये किस प्रकार का अपराध होगा, तो साथियों ये हत्या का अपराध के अंतर्गत आता है और फर्स्ट वाले का आपका बी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालिसिस करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जो भी आपसे क्वेश्चन रेस किए जा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन इंडियन पेनल कोड से आपसे रेस किए जा रहे हैं और ये जो आपका क्वेश्चन रेस किया जा रहा है साथियों ये जनरल एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और इसका जो आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो आपका सेक्शन नंबर 78 होगा। यहाँ पे मीन्स धारा जो दे रहा है धारा 78 होगा, क्योंकि सद्भावनापूर्वक कार्य किया जा रहा है। किस तरह से काम किया जा रहा है, सद्भावनापूर्वक, और सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य क्या होता है, दंडित नहीं होता है। तो सेकंड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। कह रहा है ब को 100 की हत्या करने को उकसाता है और जो है ब को 100 की हत्या करने के लिए उकसाता है जिसे ब इनकार कर देता है और दोषी होगा। और किस प्रकार का यहाँ पे लाइबल होगा, किस प्रकार से यहाँ पे दोषी होगा साथियों, क्या हत्या के लिए दोषी होगा कि आपराधिक मानववध का दोषी होगा कि हत्या हेतु उकसाने का दोषी होगा, जो अबेटमेंट होता है उस अबेटमेंट का या कोई अपराध का नहीं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला किया जाएगा। कह रहा है हत्या के उकसाने के कारण यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको दोषी माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता में बलवा के लिए दंड का प्रावधान है। जो भारतीय सभी के सभी आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आईपीसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कह रहा है भारतीय दंड संहिता में बलवा के लिए दंड का प्रावधान है। जो बलवा का प्रावधान किया गया है, बलवा का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो क्या आईपीसी की धारा 145 के अंतर्गत किया गया है, आईपीसी की धारा 146 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 147 की या आईपीसी की धारा 148 के अंतर्गत। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो सी वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा और धारा कौन सा होगा, धारा 147 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है और जो कि रायपुर के जिला न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए समन के अनुपालन के साक्ष्य देने हेतु उपस्थित होने के लिए बाध्य है। शास्य अदालत के सामने उपस्थित होने से विरत रहता है और भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर कोई भी ऑफेंस किया जा रहा है तो किसका दोषी माना जाएगा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा। वो धारा 174 के अंतर्गत क्या माना जाएगा, तो साथियों धारा 174 के अंतर्गत उसको दोषी माना जाएगा और ये बात आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को एनालिसिस करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्या कह रहा है, और यह जानते हुए कि ब ने 100 की हत्या की है, ब को दंड से बचाने के आशय से लाश को छिपाने में मदद करता है, को सज़ा दी जा सकती है। अब को किस प्रकार की सज़ा दी जाएगी, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा 7 साल के कारावास तथा जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। बी में कह रहा है 7 साल के कारावास की सज़ा दी जाएगी। सी में कह रहा है 5 साल तक की कारावास की सज़ा दी जाएगी या 5 साल से कारावास या जुर्माना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला होगा, यही इसको सज़ा दिया जाएगा। 7 साल के कारावास तथा जुर्माने की सज़ा
इसको यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 वाले में क्वेश्चन में कह रहा है कि बलात्कार पीड़िता की पहचान को उजागर करने पर दंड की व्यवस्था भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपसे बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है धारा 225 के अंतर्गत, ऑप्शन बी कह रहा है धारा 225 अ के अंतर्गत, ऑप्शन सी कह रहा है धारा 226 के अंतर्गत और ऑप्शन डी कह रहा है धारा 228 ए के अंतर्गत। और यही इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, डी वाला ही, क्वेश्चन नंबर 7 का डी वाला ही करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखिए क्या कर रहा है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता में बताया गया है। अब क्या बताया गया है साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 8 का है जो करेक्ट आंसर होगा, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको चैप्टर वाइज पूछ दिया है, मीन्स की अध्याय 11 के अंतर्गत, अध्याय 12 के अंतर्गत, चैप्टर 13 के अंतर्गत और चैप्टर 16 के अंतर्गत। तो साथियों आप सभी को पता है कि ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर दिया गया है इंडियन पेनल कोड के अंदर। अब ये आता कहाँ से, इसका रेंज देख लीजिए 299 से लेकर के 377 के बीच में ये आता है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी ही मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है और एक पुलिस अधिकारी व को यह स्वीकृत करते हुए यातना देता है कि व ने अपराध किया है और ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध कारित किया। अब कौन ऐसा धारा है जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। तो ऑप्शन ए अगर देखते हैं तो धारा 327 के अंतर्गत, ऑप्शन बी 328 के अंतर्गत, ऑप्शन सी 329 के अंतर्गत और ऑप्शन डी 330 के अंतर्गत। तो जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों वो 330 होगा। इसका जो धारा होगा 330 के अंतर्गत इनको पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन नंबर 10 की कह रहा है और किसी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से बनाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गलत काम किया जा रहा है। और किस प्रकार का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे कूट रचना की जा रही है, मीन्स की हस्ताक्षर बनाया जा रहा है को उसके नाम से ही कह रहा है, हस्ताक्षर को उसके नाम के ही किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया माना जाएगा। और ने भारतीय दंड संहिता में किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, धारा दे रहा है धारा 461, धारा 464, कोई अपराध नहीं है, धारा 491। तो साथियों जो 10 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। धारा 464 की बात यहाँ पे की जा रही है कि ये जो पनिशेबल ऑफेंस होगा, इस प्रकार का अगर कोई कूट रचना कर रहा है, कोई किसी का सिग्नेचर बना रहा है, तो ये 464 के अंतर्गत पनिशेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है। अब आपको सूची की बात कर रहा है कि कहाँ पे सूची दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे साथियों बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है और सीआरपीसी के शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम सॉप सीबीटी की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करते हैं साथियों, सॉप और सीबीटी की बात करते हैं। और ये आपको कहाँ प्रोवाइड करके रखा गया है, तो जब आप शेड्यूल नंबर 1 को आप एनालिसिस करेंगे तो शेड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। यस का मतलब होता है, ओ का मतलब, पी का मतलब, सी बी टी, इन सभी का मतलब होता है। यस का मतलब होता है सेक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, कि किस सेक्शन में आपने ऑफेंस कमिट किया। ओ का मतलब होता है ऑफेंस की बात करता है कि कौन सा आपने ऑफेंस किया। जब आप सेक्शन में पहुंच जाएं, आप ऑफेंस में पहुंच जाए तो आपको पनिशमेंट भी तो मिलेगा कि कौन सा पनिशमेंट आपको मिलेगा। क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने किया है कि बेलेबल ऑफेंस आपने किया है। कॉग्निजेबल किया होगा, बेलेबल किया होगा और ट्राइबल बाय विच कोर्ट, किस कोर्ट में आपका ये मामला होगा जिसको ट्राइबल किया जाएगा। तो सारे पॉसिबल फैक्ट्स मैंने यहाँ पे आपको रखने का भरपूर प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 में दिया गया है। अब दंड जो प्रक्रिया संहिता है, अब यहाँ पे धारा 6 के अंतर्गत क्या दिया गया है, क्या भौगोलिक क्षेत्राधिकार के बारे में दिया है, कि दंड न्यायालयों की श्रेणी के बारे में दिया है, कि दंड न्यायालयों के अधिकार के बारे में, या फिर मजिस्ट्रेट के अधिकार के बारे में दिया है। अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। जब क्योंकि जब आप देखते होंगे, जब धारा 6 को देखेंगे तो दंड न्यायालयों की श्रेणी के बारे में दिया है। पूरा हैरार्की, आपको न्यायालय की हैरार्की क्या हो सकती है, उस न्यायालय की हैरार्की के बारे में आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, कह रहा है प्ली ऑफ बार्गेनिंग से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता में किस भाग के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया गया है। तो साथियों जब हम बात करते हैं प्री बार्गेनिंग की, तो प्ली बार्गेनिंग आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो जब आप आएंगे चैप्टर नंबर 21 के कैपिटल ए के अंतर्गत आएंगे तो वही चैप्टर नंबर अध्याय 21
क के अंतर्गत आपको प्ली बार्गेनिंग के बारे में देखने के लिए मिलेगा। प्री बार्गेनिंग में क्या होता है साथियों, वहाँ पे अपने सज़ा को कम कराने की बात की जाती है, वहाँ पे बार्गेनिंग की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, कह रहा है निम्नांकित में से संविदा सदृश बाध्यताओं का संस्थापक समझा जाता है। अब किसको समझा जाता है, तो जो 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है साथियों, इस 14 नंबर के क्वेश्चन पे आपको क्या किया गया, आयोग के द्वारा स्टार लगा करके रखा गया, क्योंकि ये मामला जो था ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कंट्रोवर्सी में चल रहा था, इसीलिए इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया, तो मैं भी इसका कोई भी आंसर आपको नहीं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। अब आपसे पूछ रहा है जो संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ दिया गया है। जो आप पढ़ते हैं दंड प्रक्रिया संहिता मीन्स की सीआरपीसी को पढ़ते हैं, तो धारा 2 क में, धारा 2 क में, धारा 2 ख में, या धारा 2 ग में, या धारा 2 घ में, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 15 का साथियों, 15 का आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा और यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रक कक्ष स्थापित करेगी। अब कहाँ पे पुलिस नियंत्रक कक्ष की स्थापना की जाएगी, या सिर्फ स्टेट लेवल पे किया जाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया जाएगा, उन सारे पॉसिबल फैक्ट्स को आप यहाँ पे देखेंगे। केवल जिला स्तर पर, केवल राज्य स्तर पर, केवल कमिश्नरी स्तर पर, राज्य तथा जिला स्तर पर, डी होगा इसका एप्रोप्रिएट आंसर और डी वाला ही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं, कह रहा है किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। तो साथियों ये जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपके सभी के सभी सीआरपीसी से आ रहे हैं। इसका जो ऑप्शन दिया है आर्टिकल सेक्शन नंबर 39 की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 40, सेक्शन नंबर 41 कैपिटल ए की बात कर रहा है, सेक्शन नंबर 41 घ की बात कर रहा है, और यही डी वाला इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी में कहा जाता है जब कोई भी व्यक्ति आपको गिरफ्तार कर लेता है तो आप क्या करेंगे, आप अपने पसंद के अधिवक्ता से आप मिल सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को अभिगृहित करने का अधिकार है। चुराई हुई संपत्ति का अभिगृहित कौन करता है, तो साथियों किसके पास है, ऑप्शन ए दे रहा है पुलिस अधिकारी को, ऑप्शन बी दे रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन सी दे रहा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन डी दे रहा है विशेष मजिस्ट्रेट को। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा, पुलिस अधिकारी को इस प्रकार का पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की, कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध में उच्च न्यायालय की पुनर्निरीक्षण की शक्ति का उल्लेख किया गया है। किस चीज़ का, उच्च न्यायालय की पुनर्निरीक्षण की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो साथियों ऑप्शन ए 398 दे रहा है, 399, 400 और 401। तो जो 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट होगा और 401 इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के संज्ञान लेने का मियाद काल है। अब यहाँ पे आपको एक मियाद दे रहा है, अब उसका मियाद काल क्या होगा, तो साथियों ऑप्शन ए दे रहा है 1 वर्ष, ऑप्शन बी दे रहा है 2 वर्ष, ऑप्शन सी दे रहा है 3 वर्ष। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला ही होगा और 3 वर्ष की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि किसी संपत्ति की कुर्की के बाद उसका प्राइवेट अन्य संक्राम में होता है। क्या अब ये क्या होता है साथियों, अब इसके बारे में आप जान जाइए। तो ये किस तरह से होगा, ये क्या विधिमान्य होगा कि अनियमित होगा कि शून्य होगा कि शून्यकरणीय होगा। जो 21 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों इसको क्या माना जाता है, इसको शून्य माना जाता है और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस कराना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका जो पढ़ने का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है वो अलग ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 75 में किस उपबंध में उपबंधित किया गया। अब क्या किस उपबंध में उपबंधित किया गया है, समन जारी करने का अधिकार, कमीशन जारी करने का अधिकार, अपील का अधिकार और रेस जुडिकेटा की बात करते हैं। तो साथियों 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये 22 का आपका बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। कमीशन जारी करने के अधिकार के बारे में हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं, कह रहे दीवानी प्रक्रिया संहिता में अदालत से बाहर विवादों के निपटाने का उपबंध किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए सेक्शन नंबर 75, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन नंबर 76, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन नंबर 88 और ऑप्शन नंबर डी सेक्शन नंबर 89। तो साथियों 23 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा सेक्शन नंबर 89, क्योंकि यहीं पे एडीआर मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम लोग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में कर धारा 100 सब क्लॉज 1 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार दूसरी अपील करने के लिए आवश्यक शर्त है। अगर किसी भी प्रकार का अगर दूसरी अपील हमको करना है तो उसके लिए क्या आवश्यक शर्त हो सकती है। तो साथियों 24 का जो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, ऑप्शन
ऑप्शन ए में कह रहा है तथ्य का सारवान प्रश्न होना चाहिए, विधि का सारवान प्रश्न होना चाहिए, क्षेत्राधिकार संबंधी दोष होना चाहिए और लोक महत्व का विषय होना चाहिए। तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, 24 का आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, विधि का सारवान प्रश्न यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि उसके सामने लंबित वाद में किसी अधिनियम की वैधानिकता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उसे क्या करना चाहिए। तो 25 नंबर वाला जो क्वेश्चन है साथियों, इसके ऑप्शन को देखिए, कर रहा है अधिनियम को वैधानिकता का निपटारा करना चाहिए। ऑप्शन बी कर रहा है उच्च न्यायालय के निर्देशित कर देना चाहिए। ऑप्शन सी कर रहा है उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्निरीक्षण किया जाएगा और ऑप्शन डी कर रहा है उच्च न्यायालय की राय के लिए भेजा जाएगा। तो साथियों 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा, उच्च न्यायालय के निर्देश कर देना चाहिए। साथियों यहीं तक मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 25 तक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की दिक्कत हो रही है। मैं नेक्स्ट जो सेशन लेकर के आऊँगा यहाँ पे 25 क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक पूरा इसी में मैं सॉल्व करा दूंगा। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।